जय जोहार एस्पिरेंट्स। तो पीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, ज़्यादा समय बचा नहीं है। मेरे ख्याल से डर और कन्फ्यूजन का एक माहौल होगा, लेकिन घबराना नहीं है। बिल्कुल आराम से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए, आत्मविश्वास अपने ऊपर बनाए रखते हुए आपको एक सही सटीक रणनीति के साथ यहाँ से आगे बढ़ोगे तो बिल्कुल भी कोई देर नहीं हुआ है। बोलते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। तो यहाँ से एक सटीक रणनीति के साथ अगर आगे बढ़ोगे आप, तो फॉर श्योर आपका एग्ज़ाम क्रॉस होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है यहाँ से आपको सही रणनीति करने का, सही टाइम एलोकेशन करने का, सही चीज़ें पढ़ने का। सीजीपीएससी एग्ज़ाम देखोगे यार, तो सिर्फ एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ आपका ना हार्ड वर्क का एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप सही स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, सही स्ट्रेटजी नहीं अपनाओगे सही समय पे, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब तक क्या किया है वो एक अलग पार्ट है। अब आने वाले समय से लेके आप एग्ज़ाम तक जो करने वाले हो वही ही मेन इम्पॉर्टेंट है आपका। समझ रहे हो? तो अभी बहुत आराम से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए आपको आंख नाक बंद करके एक टारगेट सामने रख के आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको कोशिश करता हूं बताने का। आपको हो सकता है आपको लाभ होगा इससे। देखते हैं कि कैसे कैसे हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हमको करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले ज़रूरी है यार इस एग्ज़ाम में कि आपके 3 चरण में एग्ज़ाम होता है। पहला चरण है आपका प्रीलिम्स, है ना। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे। 22 फरवरी को आपका पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। पेपर 1 में आपको कट ऑफ क्रॉस करना है। पेपर 2 अगर आपका डामाडोल है तो यहाँ पे आपको सबसे आपको ध्यान देना है। बहुत लोगों को पेपर 2 के बारे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बड़े आसानी से वो उसका जो बेंचमार्क होता है बड़ा इजीली क्रॉस कर लेते हैं। अगर आपको पेपर 2 में प्रॉब्लम हो रही है तो पेपर 2 में मेनली आपको 4 सेक्शन है। कौन से? आपको हिंदी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़, रीजनिंग और एप्टी। अगर इस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा थोड़ा आप लैंग्वेज पे काम कर लो, क्योंकि लैंग्वेज पे काम करोगे आपको सब जगह काम आएगा। सीजी व्यापम के पेपर में भी आएगा, मेंस में तो पूरा का पूरा पेपर पड़ा हुआ है। तो लैंग्वेज का पोर्शन कर लो, और एप्टी और रीजनिंग में जो पोर्शन आपको इजी लगता है उसको कर लो। देखो, पेपर 1 क्लियर होना और पेपर 2 क्लियर नहीं होने की वजह से आपका एग्जाम रुक जाना सबसे गंदी स्थिति है। आपको पहले दिन से पता है कि दोनों चीजें आपको क्लियर करनी है, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होगे। तो पेपर 2 में अगर आपकी स्थिति डामाडोल है तो उसको नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। उसके लिए अभी से काम करना शुरू कर दो। बेसिक मैंने बताया, लैंग्वेज पे काम कर लो। एप्टी रीजनिंग के सारे पोर्शन नहीं करने हैं, तो जो पोर्शन आपको इजी लगते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद आता है आपका पेपर 1। पेपर 1 में आपको कट ऑफ आपको मार्क क्रॉस करना है। कट ऑफ क्रॉस करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे कितने पानी में हो, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आपको किस पोर्शन का वेटेज किस तरीके से है। इस बारी एक चीज और है यार, क्या है, प्री और मेंस में यूजली 3 महीने का गैप होता था। इस बार मेंस में उतना गैप नहीं है, आपको कम समय मिल रहा है। तो आपको प्री के टाइम पे ही थोड़ा सा मेंस टाइप का स्ट्रेटजी रख के कुछ सब्जेक्ट को मेंस के हिसाब से हल्का हल्का पढ़ते हुए आपको चलना पड़ेगा, तभी आप सारे चरण क्लियर कर पाओगे। जैसे कि इस बार देख रहे हो मेंस आपका मई में ही है, जो कि जून में हुआ करता था। 16 से 19 मई के बीच में आपका मेंस का एग्जाम होगा। ये चीज़ें डेट चेंज हो सकती हैं। ठीक है। और एक और खुशखबरी वाली बात है कि सीजीपीएससी में आपके पोस्ट बढ़ के शायद तक 265 हो गए हैं, है ना। तो अच्छी बात है, ये बात है। अब देखिए कि पहले एनालाइज कीजिए कि पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और आपका पोर्शन कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन वीक है, वो आइडेंटिफाई कीजिए। उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए। और ये समझिए कि एक इनपुट आउटपुट रेशियो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पता चला किसी पोर्शन में आप बहुत मेहनत किए जा रहे हैं, बहुत इनपुट दे रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट बड़ा कम आ रहा है ना।
जैसे अगर आप ये सोच के चल रहे हो यार कि हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी कर लोगे और एग्जाम निकल जाएगा, तो नहीं होगा। बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शंस हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे पोर्शंस को आपको करना ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें आप समझते चलिए, उन सारे पॉइंट को कवर करते हुए आपको चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किस किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं वो बांट के रखे हैं। अगर पेपर 1 की बात करूं तो उसको 3 भाग में तोड़ सकते हैं हम, इंडियन जीएस, सीजीजीएस और आपका करंट अफेयर। अगर इंडियन जीएस में अगर मान के चले आपके 35 से 40% क्वेश्चन, सीजीजीएस से 35 से 40% क्वेश्चन, और आपका करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको छोड़े के कुछ भी काम नहीं होगा आपका। हालांकि आपको करंट अफेयर से सीधे सीधे आपको लगेगा कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन करंट का अगर आपको ज्ञान रहेगा तो आप सभी चीज़ों में, सभी सेक्शन में गेस कर पाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि आपको कौन सा टॉपिक करंट में चल रहा है। जैसे कि करंट में आपको देखूं अभी सुप्रीम कोर्ट बड़ा उस पे है, सुप्रीम कोर्ट के नए जज अपॉइंट हुए हैं, तो आपको करंट के का टॉपिक है ये, लेकिन आपको जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, तो वो टॉपिक आपको कंप्लीटली पढ़ लेना है। पहले एक बार देख लेते हैं हम कि सभी सेक्शन से कितने कितने पोर्शन पूछे हैं इंडियन जीएस के अंतर्गत। इंडियन जीएस में आपके 3 सेक्शन तो सिंपली हो गए आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के। हिस्ट्री में देखोगे आप 2020 से लेके 9 क्वेश्चन आए थे, फिर 6 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 15 क्वेश्चन आए थे, 23 में 12 और 24 में 13 क्वेश्चन। तो ऑन एंड एवरेज मान सकते हो कि 10 से 12 क्वेश्चन इस पोर्शन से आते हैं आपके। पॉलिटी में वैसे ही आपके ऑन एंड एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। जियोग्राफी में आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद एक पोर्शन आता है इन्वायरमेंट का पोर्शन। इन्वायरमेंट के पोर्शन में हमेशा हम लोग ध्यान कम देते हैं इस पोर्शन को, और इस पोर्शन को छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के नहीं जाना है। प्री में आपको हर चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर सरसरी तौर पे चीज़ें भी पढ़ लोगे काम हो जाएगा। देख रहे हो यार, यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है, ठीक है, जो कि आपको लगेगा ज्योग्राफी का पोर्शन है, लेकिन है इन्वायरमेंट का पोर्शन, तो इसको कवर करना है, ध्यान देना है। वैसे ही साइंस एंड टेक का पोर्शन हो गया, इससे भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। इकोनॉमी का पोर्शन, इकोनॉमी का पोर्शन आपको देखना ही देखना है, सीधे सीधे जो चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ये पोर्शन से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने मिलते हैं आपको एग्जाम में। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर तो बोल रहा हूँ यार, करंट अफेयर तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको बहुत अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपको इंडियन जीएस के, छत्तीसगढ़ जीएस के पोर्शन में बोलूं, तो एक हो गया छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में आपको इसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी का पोर्शन, छत्तीसगढ़ जियोग्राफी का पोर्शन हो गया, इसमें भी आपको वैसे ही 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर हो गया आर्ट एंड कल्चर, वही ट्राइब वाइब वाला। ये पोर्शन आपका कंपैरेटिवली देखूं तो छोटा है और इसका वेटेज ज़्यादा है। इसमें इनपुट आउटपुट वाला कैलकुलेशन करोगे तो इनपुट कम दोगे, आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। तो इस पोर्शन में आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, ईजी है, फटाफट याद होता है आपको। ये पोर्शन आपको अच्छे से आपको कवर करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर छत्तीसगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पंचायती राज वाला, अब ये बड़ा अजीब सा वो है यार, कभी पंचायती राज से आपको 4-5 क्वेश्चन पूछ देगा, किसी साल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन आप अगर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। अगर आप पंचायती राज पूरा पढ़ चुके हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़े हैं तो बेसिक बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको भी डिटेल में देखेंगे। वैसे इकोनॉमी का पोर्शन हो गया, इसमें से भी आपको 3 से 4-5 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ये पोर्शन आपको इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आपको देखना है, और करंट अफेयर का पोर्शन दोनों में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके हम सारी चीज़ों को किस तरीके से देखना है वो देखते हैं। एग्जाम अब सर पे है, ठीक है। आपको डर लग रहा होगा कि कैसे होगा, इतना सारा अथाह सिलेबस है ना। घबराना नहीं है यार, ठीक है। रिलैक्स करो, एक चीज फोकस करो कि अभी आखिरी क्षण में, इस आखिरी के 1-2-1.5 महीने में आप जो करोगे वही निर्णायक होगा, वही आदमी ही रेस जीतेगा जो इस टाइम पे ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेगा। इस टाइम अर्जुन बन जाओ यार,
आजू बाजू मत देखो, सिर्फ तोते की आंख दिखनी चाहिए, सिर्फ आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। ये मत देखो कि ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, ये पोर्शन छूट गया, वो पोर्शन छूट गया, ये आदमी ये पढ़ लिया, वो आदमी ये पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज मेरे में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं। आपके हाथ में जो है वो काम करो और एग्जाम आपका क्लियर होगा। सेल्फ एनालाइज करो अपने आप को कि आप कहाँ पे खड़े हो। अभी मैंने आपको सारे पोर्शन बता दिए, अब यहाँ पे एनालाइज कर लीजिए कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन आपने नहीं किया है, कौन सा पोर्शन आपको करना है। सेल्फ एनालाइज करने से आपको ये रियलाइज होगा यार कि किस टॉपिक पे मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पे कम मेहनत करनी है, किस तरीके से मेरे को आगे का शेड्यूल अपना डिसाइड करना है ना। क्योंकि यहाँ ये ज़रूरी होता है यार, सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, मेरे लिए क्या आवश्यक है। हिस्ट्री हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, जीएस कई बार पढ़ चुके हैं, बार बार वही 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 नहीं। जो पोर्शन छूटा हुआ है, आपका कमजोर है, या तो किसी पोर्शन से आप क्वेश्चन गलत करते हैं, सही नहीं बना पाते हैं, उस पोर्शन पे ध्यान दीजिए, है ना। तो सबसे पहला काम कर लीजिए, अपने आप को आप आंकिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आप किस स्थिति में हैं, ठीक है। और जैसे बोलते हैं ना, जो अंत तक टिकता है वही इतिहास लिखता है, तो अंत तक टिके रहना है जब तक आपका एग्जाम दोनों पेपर आप दे ना दें, ठीक है। अब सभी सेक्शन को हम देखते हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने हैं और किन टॉपिक पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे कि इंडियन जीएस में देखूं तो 3 पोर्शन होते हैं इंडियन हिस्ट्री में, आपका एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशियंट पोर्शन में आपको पहला तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक काल, जैन बुद्ध। इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन देखने मिलेगा ही मिलेगा, वो देखना ही देखना है, अच्छे से पढ़ लेना, जैन बुद्ध को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए। उसके बाद आपको गुप्त मौर्य पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है इस चीज़ को, कौन कौन से अभिलेख हैं, क्या क्या कार्य किए, कौन कौन से स्मारकों का निर्माण कराया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यार इस एंशियंट हिस्ट्री के पोर्शन में, वो है फिलॉसफी का। होता क्या है, एग्जाम में फिलॉसफी के सीधे क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि आपसे निष्काम कर्म पूछ देगा, स्थित प्रज्ञ पूछ देगा, किस दर्शन का है, स्यादवाद किस दर्शन का है। तो हालांकि आप जैन बुद्ध वगैरह पढ़ रहे हो, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो मेंस का फिलॉसफी का सिलेबस है ना, जिसमें इंडियन फिलॉसफी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो सिलेबस है ना वो रट लेना कि जैन के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है, द्वादश निदान किस में आता है, स्यादवाद किस में आता है ना, भौतिकवादी कौन सा दर्शन है, ये चीज़ें पढ़ लेना, सीधे इसमें से आपको एक आध क्वेश्चन दिख जाएगा। अब मिडाइवल में पूछूं आपको मैं, तो दिल्ली सल्तनत, मुगल काल तो हर कोई ध्यान से पढ़ता है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य को अक्सर मिस कर जाते हैं, या तो भक्ति सूफी आंदोलन, तो इन दोनों को विशेष इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। चेर चोल पांड्य जो दक्षिण के साम्राज्य हैं, इनको भी ध्यान देना, और आप इस चीज को फिर ढंग से आप उसको कंपाइल करके देखना कि हाँ भाई मेरे को ये पोर्शन किस तरीके से मेरे को अप्रोच करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री में पहला तो आपका हो गया कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आती हैं, किस टाइम पे आती हैं, कहाँ आती हैं और क्या क्या निर्माण करती हैं, वो देखना। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप जनजातीय विद्रोह, जो पीजेंट विद्रोह है, किसान विद्रोह है, वो सब चीज़ें देख लेना। और सारे जो विद्रोह वगैरह का क्रम है ना, और जो अंतर्राष्ट्रीय क्रांति में जो घटनाएं हैं उस क्रम को ध्यान रखना। कई बारी क्या होता है, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि एक आरोही या अवरोही क्रम में जमाओ कि कौन सी घटनाएं कैसे हुई थी, तो सब कुछ पढ़े होते हो लेकिन एग्जाम के प्रेशर में वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो वो बनाओगे नोट्स ना, तो 15-20 मोमेंट का एक एक नोट्स बना लेना कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री में ये चीज़ें कवर करनी है। और इसके साथ हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट होता है वो होता है आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पॉइंट। इसको हम अलग से नहीं पढ़ते हैं प्री के संदर्भ में, लेकिन थोड़ा ध्यान दे के जब पूरा पढ़ते रहोगे, ध्यान देना इस पे कि कौन सी किताब किसने लिखी थी, कौन विदेशी नागरिक किसके शासनकाल में आया था, कौन सा स्मारक किसने बनाया था, मंदिर निर्माण की कला शैली, बेसिक, बहुत ज़्यादा नहीं, आपका द्रविड़ शैली में कौन से मंदिर है, नागर शैली में कौन से मंदिर है, ध्यान रखना। कौन सा कवि किसके टाइम था, किसको किस टाइम पे किसको किसने राज्याश्रय दिया, ये चीज़ें ध्यान रख के चलोगे आप
आपके हिस्ट्री के पोर्शन में। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपका दूसरा पोर्शन हो जाता है भारतीय संविधान या राज व्यवस्था का। ये पोर्शन ऐसा है जो कि पूरा पूरा करंट से गुत्थम गुत्था होके चलता है आपका। आप करंट में ध्यान रखोगे कि कौन सी चीजें चल रही हैं, वहां से आप रिलेट कर ले जाओगे कि किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि मैं आप लोग जो हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो महत्वपूर्ण इनके भाग हैं, अनुसूचियां हैं, वो सब तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, है ना। लेकिन ध्यान देना, जैसे अभी मैं करंट के संदर्भ में बोलूं क्या क्या चीजें हुई हैं। जैसे कि एक ये हो गया, आपके उपराष्ट्रपति जी अपदस्थ हुए, नए राष्ट्रपति जी आए, तो उपराष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ लो। वैसे ही अपने 53वें अपने सीजीआई अपॉइंट हुए सूर्यकांत जी, तो सीजीआई के बारे में कंप्लीट पढ़ लो। फिर एक चीफ जस्टिस के जज हैं सूर्यकांत, सॉरी सतीश वर्मा जी, और तमिलनाडु में एक हाई कोर्ट के जज हैं, इनमें महाभियोग की प्रक्रिया संभवतः चल सकती है, तो महाभियोग की पूरी प्रक्रिया देख लो, है ना। तो इस तरीके से करंट से रिलेट करके आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीजें हो रही हैं। साथ ही साथ विशेष करके जो कुछ महत्वपूर्ण केस है, जैसे केशवानंद भारती केस है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, नए विधेयक हैं, वो है जैसे 106वां संविधान संशोधन है जो महिला रिजर्वेशन के संदर्भ में, इसको ध्यान से पढ़ लेना। जो आपकी आपकी एनडीए गवर्नमेंट आई है उसके बाद से जितने नए संविधान संशोधन हुए हैं उनको पूरा आपको विशेष करके ध्यान दे के पढ़ना है। इसमें आपका हो गया, अभी और क्या चल रहा है आपका, ये चल रहा है चुनाव वाला, नई लिस्ट बन रही है, तो इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है उसको ढंग से पढ़ लेना। तो इस तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें विशेष करके ध्यान दे के पढ़ना। अब देखते हैं जियोग्राफी में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। जियोग्राफी में नदी पहाड़ तो देखो ही देखोगे, हिमालय, लेकिन देखना जैसे हिमालय पढ़ा तो 4 फोल्ड है, कौन कौन सा किसको बांट रहा है, कौन सी लाइन किसको बांट रही है, कौन सा दर्रा, कौन सा ग्लेशियर किस में स्थित है, उत्तर से दक्षिण की ओर कैसे जमाने के लिए बोल देता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जमाने के लिए बोल देता है, वेस्टर्न घाट से बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी जगह कहाँ पे है। एग्जैक्ट पोजीशन ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान से उस चीज़ को करना। हमारे जो द्वीप समूह हैं उनको ध्यान से पढ़ना कि कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, ये चीज़ें देखना। साथ ही साथ आप देख लेना, मृदा देख लेना, है ना। अब उसके बाद यूजुअली क्या करते हैं हम लोग ना, खनिज और कृषि वगैरह वाला जो पोर्शन है ना, इसको उतना ध्यान से देखते नहीं है, बहुत डिटेल में देखने की आवश्यकता नहीं है। मेन देख लो कि इंडिया में मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज हैं, वो खनिज कौन कौन से राज्य उस खनिज के उत्खनन में या उत्पादन में टॉप पे हैं, ये देख लो। उसके बाद कौन कौन से खनिज स्थल, कौन कौन सी खाने हैं, जैसे कि कॉपर का पूछ दिया था, मलाज खंडम कहाँ है करके, तो एकदम बेसिक है यार, एकदम इजी है। अगर आप बात करोगे मलाज खंडम पढ़ोगे, सिंहभूम कहाँ पे है पढ़ लो, असम में एक ऑयल का वो सोर्स है वो पढ़ लो, वो चीज़ें हल्का सा सरसरी तौर पे पढ़ लो, वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। फसलें देख लेना, कौन कौन से राज्य में कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी इस चीज़ को आप देखना, आप इकोनॉमिक सर्वे से देख लेना कि कौन से जिले में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कहाँ कम होता है, क्या ज़्यादा, इस तरह से चीज़ें देख लेना। जियोग्राफी के साथ पैरेलली चलेगा आपका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन जिसको हमेशा हम लोग गलती करते हैं, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जो कि है इन्वायरमेंट का पोर्शन। इसमें आपको मैं बोलूँगा बहुत ध्यान देना। इन्वायरमेंट में पहले तो आपको सारा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट, वेटलैंड, ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं ये देख लेना। उसके बाद आप देख लेना जैसे कि ओजोन हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, वो देख लेना अच्छे से। उसके बाद इनके जो कन्वेंशंस हुए हैं जैसे कि वियना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब देख लेना। उसके बाद इसमें कुछ टर्म है, किसने टर्म कॉइन किया, जैसे कि हॉटस्पॉट का टर्म है, नॉर्मन मायर्स ने दिया था। इस तरह के जो सीधे सीधे डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है ना, उसको देख लेना। इस पोर्शन के लिए हालांकि आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इस पोर्शन को एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कंप्लीट कवर कराएंगे। तो वो लेक्चर देख लोगे आप, वो एमसीक्यू माध्यम से आपका पूरा ये इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है ये कंप्लीट कवर हो जाना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है और छोड़ के नहीं जाना है, समझ रहे हैं ना। छोड़ के नहीं जाना है, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से पूछता है, करंट से भी बहुत रिलेटेड रहता है ये पोर्शन आपका, ठीक है। ये पोर्शन इस तरह से, अम्लीय वर्षा को नहीं छोड़ना कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, कैसे होती है, क्या होती है, हल्का हल्का देख लेना, बहुत डिटेल में नहीं देखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमी का पोर्शन।
वही जो सारे ना मेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन ये जो आजू बाजू फैले हुए सब्जेक्ट है ना, इनको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वो सारा जो पोर्शन है ना, वो 3 पोर्शन है, वो हर कोई बनाएगा। ये जो पोर्शन जिसने पढ़ा हुआ है ना, वही आपको एग्जाम की रेखा पार करवाएगा। इकोनॉमी में बेसिकली आप जीडीपी देख लो, पर कैपिटा इनकम देख लो, नेशनल इनकम देख लो, इन्फ्लेशन देख लो, पॉवर्टी देख लो, गरीबी रेखा की जो अलग अलग डिसाइड करने के लिए जो अलग अलग समितियां बनी हैं वो देख लो, बेरोजगारी का देख लो, घर्षण बेरोजगारी क्या होती है, चक्री बेरोजगारी क्या होती है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। 5 ईयर प्लान बहुत ध्यान से देख लेना यार, इससे क्वेश्चन आता है आपका। बजट सरसरी तौर पे देख लेना, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण समितियां बनी हैं वो इसमें आप देख के चलोगे। इकोनॉमी में आपको योजनाएं भी देखनी है, हालांकि योजनाओं को आप किसी भी पार्ट में डाल दो, करंट अफेयर के पार्ट में डाल दो या कहीं भी डाल दो, योजनाएं आपको देखती चलनी है। आपको केंद्र सरकार की भी योजनाएं और साथ ही साथ आपकी राज्य सरकार की भी योजनाएं। साथ ही साथ इसमें वो भी देख लेना है जो विभिन्न संगठन है, जैसे आईएमएफ है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, किसी में वोटिंग राइट कितना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है अब सीजीपीएससी, थोड़ा सा दायरा फैल चुका है। तो हल्का हल्का इस चीज़ों को आप देखते चलना, और इसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज़ करना यार। सीधे सीधे जो आपके ऑनलाइन एआई टूल हैं उनका यूज़ करो, जो अपने नोट्स बना के चलो, शॉर्ट नोट्स बना के चलो, जो करंट अफेयर की किताबें हैं उनमें से आप हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका साइंस का पोर्शन। ये सारे जो पोर्शन है ना, जो आपके मेन मेन पोर्शन के बाद, इन पोर्शन से बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपके। साइंस का पोर्शन भी हम लोग आपको एमसीक्यू माध्यम से पूरा पूरा कंप्लीट कवर करवाएंगे। साइंस के पोर्शन से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइंस में क्या 3 मिलेगा आपको, फिजिक्स आपका हो जाएगा, आपका केमिस्ट्री हो जाएगा और बायो हो जाएगा। जैसे कि फिजिक्स में आपको लाइट वाला, प्रकाश वाला हो गया, आंख से संबंधित क्वेश्चन हो गया, मिरर से संबंधित क्वेश्चन हो गया, ये देखना ही देखना है, सीधे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आप मापन इकाइयां हैं, मेजरमेंट्स की इकाइयां हैं, जैसे डॉप्सन हो गया, ठीक है, ओजोन परत नापने का, पारसेक इत्यादि जो इकाइयां हैं ये सारी देख के चलेंगे। केमिस्ट्री के पोर्शन में जो आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो देख लीजिए, कुछ केमिकल फॉर्मूले देख लीजिए, जैसे खाने का सोडा, धोने का सोडा, आपका फिटकरी, बोरेक्स, ये सब चीज़ें हल्की हल्की रट लीजिए। एसपीडीएफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, किस तरह से होता है, ये देख लीजिए। रेयर अर्थ मेटल्स कौन से हैं, किस ब्लॉक में आते हैं, हल्का सा देख के चलिए, क्योंकि ये देखिए ये भी करंट में चल रहा है आपका। रेयर अर्थ मेटल पे पूरे वर्ल्ड में, इसको पाने के लिए पूरे वर्ल्ड में लड़ाई चल रही है ना, तो उसको देख के चलिए। आपका बायोलॉजी का सेक्शन है, इसमें आपको अगर ह्यूमन के टर्म में बोलूं तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ब्लड, हार्ट, इसमें एंजाइम देख लीजिए, हार्मोन देख लीजिए, श्वसन तंत्र देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण देख लीजिएगा इसमें। साथ ही साथ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो है आपकी डिसीज़, बीमारियां, कि कौन सी बीमारियां आपकी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी वायरस से होती है, कौन सी आपकी प्रोटोजोआ से होती है, उसको भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन इनमें से पूछता है। इन सब के बाद कुछ कुछ जैसे संस्थान भी पूछता है पीएससी में, कि कौन सा आपका टोमेटो रिसर्च, राइस रिसर्च संस्थान कहाँ पे है, तो वो देख लीजिएगा। हालांकि ये करंट में भी आप देख सकते हो कि कौन आपका आपका इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम करंट अफेयर में आपको मेनली क्या क्या चीज़ें देखनी है। करंट अफेयर आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ तीनों स्तर के करंट अफेयर आपको पूरी तरीके से अच्छे से देखना है। क्या क्या देखना है, महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनकी प्रमुख, वो देख लीजिएगा। कौन कौन नए अपॉइंट हुए हैं वो देख लीजिएगा। नए अवार्ड किसको मिले हैं, पुरस्कार कैसे मिले हैं। जैसे पुरस्कार की बात करें, नोबेल प्राइज पूछता ही पूछता है यार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, विनोद प्रसाद जी को मिला है, ठीक है। उनके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी वो पढ़ लीजिएगा। राज्य अलंकार पुरस्कार जो छत्तीसगढ़ सरकार देती है उनको देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में वो पुरस्कार मिलता है, किनको मिला है, प्रथम बार किसको मिला था, तीनों देख लीजिएगा इसको, है ना। उसके बाद आपको सूचकांक देखने हैं।
सूचकांक जैसे कि अलग अलग सूचकांक आते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, भारत का 130th अभी रैंकिंग है। उसके बाद भूखमरी आता है, पीस आता है, भ्रष्टाचार आता है, प्रेस स्वतंत्रता आता है, बहुत सारे सूचकांक होते हैं। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है ये देखिएगा, उसके बाद कौन सी संस्था वो सूचकांक जारी करती है ये देख लीजिएगा, साथ ही साथ ये देख लीजिएगा किसी सूचकांक में क्या भारत ने बहुत अच्छा किया है या बहुत खराब किया है, तो वो पूछने की संभावना वहां पे बढ़ जाती है। उसके बाद खेल के योजनाएं, योजनाएं आपको केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की आपको योजनाएं देखनी है, महत्वपूर्ण योजनाएं देखिएगा, उन योजनाओं में क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या स्थिति है, वो भी थोड़ा थोड़ा देख के चलिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन आ गया। सारी देखिए, मैं आपको सब चीजें नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें पूछती हैं वो बताने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं कि ये पोर्शन तो छोड़ के जाना ही नहीं है। ये पोर्शन आपने देख लिया तो 70-80% आपका काम हो जाने वाला है। जैसे कि स्पोर्ट्स का सेक्शन हो गया, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो क्रिकेट हो गया आपका, देखना ही देखना है। क्रिकेट में अभी विमेंस वर्ल्ड कप जीते हैं, तो इसमें सब कुछ देख लीजिएगा, किसने इंडिया विमेंस ने जीता, कैप्टन कौन था, मैन ऑफ द मैच किसको मिला, मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला, नेक्स्ट विमेंस वर्ल्ड कप कहाँ होगा, किसको हराया था। वैसे मेंस का होने वाला है, T20 का होने वाला है, ODI का होने वाला है। उसके बाद एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है CGPSC का, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, महिला और पुरुष वर्ग में मिक्स डबल्स भी होता है। ठीक है, आप महिला और पुरुष का तो एटलीस्ट याद ही कर लीजिएगा कि कौन कौन विजेता रहे हैं कौन कौन से ग्रैंड स्लैम में। ठीक है, वैसे ही फुटबॉल को भी इंपॉर्टेंस दीजिएगा और हॉकी को, 4 स्पोर्ट्स को आप ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट, आपका हॉकी, टेनिस और फुटबॉल। और ओलंपिक देख लीजिएगा कि लास्ट कहाँ हुआ था, अगला कहाँ होने वाला है, मेजर जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं उनको कवर कीजिएगा। उसके बाद आपका आता है एक स्पेस का सेक्टर आएगा कि इसरो ने कौन सा आपका नया लॉन्च किया, कौन सा नया लॉन्च करने वाला है। फिर डिफेंस का सेक्टर आता है कि कौन कौन सी मिसाइल है, उसकी रेंज क्या है, हल्का हल्का इसको देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद कुछ ऑपरेशन होते हैं जैसे कि इंडियन आपके आर्मी के, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन महादेव हुआ, कुछ जॉइंट ऑपरेशन भी होते हैं जो भारतीय जो सेना होती है जो अन्य देशों के साथ मिलके करती है, वो भी पूछता है। तो ये पोर्शन भी आप कवर करके चलिएगा। बार बार बोल रहा हूं आपको, करंट का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप वो करंट अच्छे से पढ़ोगे आप तो आपको एक समझ डेवलप होगी यार कि किस पोर्शन को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है। जैसे करंट की मैं आपको एक और बात बोलूं, अभी वंदे मातरम की 150वीं वो आपका लिखा गया, वो चल रहा है। तो वंदे मातरम तो पढ़ते ही हो, किसने लिखा था, कब पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। लेकिन आपको चूंकि उसका 150वीं वर्षगांठ मनाई गई तो आपको विशेष करके ध्यान देना है, वंदे मातरम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं कंप्लीटली पढ़ लेनी है आपको, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री हो गया, 3 सेक्शन फिर से बटा हुआ है। एंशंट हिस्ट्री में सारे राजवंश तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन सारे राजवंश में आपको कलचुरी, काकती और मराठा, ये 3 राजवंश आप विशेष करके थोड़ा ज़्यादा समय इसको एलोकेट करके इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी समझिएगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन पूछता है। साथ ही साथ इस पूरे जो राजवंश है, किसने कौन से सिक्के चलाए, कौन से अभिलेख चलाए, कौन से युद्ध किया, कौन सी चीज़ें आपने स्थापत्य में क्या क्या बनवाई, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, आपका मॉडर्न हिस्ट्री में देखूं, इसमें मैं मॉडर्न छत्तीसगढ़ में, तो मॉडर्न छत्तीसगढ़ में एक तो आप इसको ना जो इंडियन जो मेजर जो आपका इवेंट्स है ना उनसे जोड़ के एक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और जो इंडियन जैसे कि 1920 का जो वो हुआ, ठीक है, आपका जो भी बड़े आंदोलन हुए उसके क्रम में, उसके तारतम्य में छत्तीसगढ़ में क्या हुए, छत्तीसगढ़ में किसने किसने पार्टिसिपेट किया, इसको ध्यान से रख के पढ़ते चलिएगा। सारे जनजाति विद्रोह, सारे आंदोलन आप ध्यान रखिएगा। इसमें अगर एक और बोलूं मैं, बिरसा मुंडा जी के बारे में ढंग से पढ़ लीजिएगा, उनकी भी 150वीं जयंती वर्ष है ये। ठीक है, जनजाति वाले में तो बिरसा मुंडा उल गुलान क्यों बोला जाता है, कैसे पार्टिसिपेट किया था, क्या क्या किया था, उनके बारे में विशेष करके पढ़िएगा। हालांकि वो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का पोर्शन नहीं है, किंतु जनजाति में ये करंट में आपका
बिल्कुल रिलेवेंट बना हुआ है। छत्तीसगढ़ भूगोल भी आपका करंट से जुड़ा हुआ रहेगा। नदी, पहाड़, झरना, भौतिक विभाजन, जलप्रपात इत्यादि आपसे पूछता ही पूछता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज़ अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ की ज़्यादा बातें हो रही हैं। जैसे कि अभी बात करूं मैं, तो बिलासपुर में ही एक आपका कोपरा जलाशय है, इसको रामसर साइट वेटलैंड में जोड़ने की बात चल रही है, तो सीधे आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, बहुत डायनेमिक सेक्शन है। लेकिन नदी पहाड़ पढ़ने के साथ साथ इसमें जो पोर्शन एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है मिनरल्स का पोर्शन, शिक्षा का पोर्शन, कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हुई। तो इसको ध्यान से, आप इन पोर्शन को छोड़ के नहीं जा सकते, इनको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन। आर्ट एंड कल्चर में आपका एक तो जनजाति आ जाएगा, है ना, और साहित्य वगैरह आ जाएगा, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे छत्तीसगढ़ में होती हैं वो आ जाएगा। तो सारी जनजातियां तो कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, अबूझ, माड़, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा, और जो छत्तीसगढ़ राज्य सूचित की है भुजिया और पंडो, इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके पढ़िएगा। साथ ही साथ सारी जनजातियों का नृत्य, आभूषण, खाना पीना, उनका विवाह, गीत, संगीत, आभूषण इत्यादि, युवा गृह, क्या बोला जाता है, प्रमुख को क्या बोला जाता है, ये चीज़ें आप कवर करके जाइएगा। उसके बाद जो जनजातियों से रिलेटेड जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनको पढ़ लीजिएगा, और छत्तीसगढ़ का जितना जो साहित्य के क्षेत्र में हुआ है वो सारी चीज़ें याद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा उनको रट लीजिएगा। अभी मैंने पिछले में बोला कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है विनोद कुमार शुक्ल जी को। विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में सारी चीज़ें रट लीजिएगा, कहाँ क्या किया था उन्होंने, क्या कौन कौन सी किताबें लिखी, कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने की। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन का आपका पार्ट आ जाता है। छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट तो बोलूँगा मैं पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज के बारे में अगर वही है, अगर आप पढ़ के रखे हुए हैं तो बहुत वेल एंड गुड है, अगर नहीं पढ़े हैं तो छोड़ के कृपा करके मत जाइएगा। ठीक है, कम से कम बेसिक चीज़ जो पंचायती राज के बेसिक आर्टिकल हैं, बेसिक उसके जो प्रोविजंस हैं वो कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछता है आपका। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाओं के प्रमुख कौन कौन हैं, इन चीज़ों को आप इस सेक्शन में कवर करते चलेंगे। और इस पोर्शन को आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। अगला आपका पोर्शन आ जाएगा छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक। ठीक है, ये पोर्शन आपका बहुत एक वो हो जाता है यार, कि ना बड़ा डिफिकल्ट लगता है, पढ़ने जाओ तो तकलीफ होती है कि कैसे पढ़ें क्या करें। तो इजी सॉल्यूशन है यार, बजट उठा लो और इकोनॉमिक सर्वे उठा लो। उस इकोनॉमिक सर्वे में से आप जो चीज़ें आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रही है, ऑथेंटिक डेटा है, उसको रट मारो बिना किसी सोचे समझे हुए। जैसे कि आपका जो वेरियस सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, उसका क्या ग्रोथ रेट है, क्या कंट्रीब्यूशन है, और जैसे खनिज है, उद्योग है, मत्स्य है, कृषि है, इन सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या ग्रोथ है, ये भी देख लेना। साथ ही साथ अगर मैं ये आपका उसमें भी आएगा, आपका इंडियन इकोनॉमी में जैसे आपको रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है। यहाँ पे आप देख लेना राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा कितना रहा है, किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, कौन किस केंद्र का योगदान क्या है। इस पोर्शन में आपकी योजनाओं वाला पार्ट आता है, योजनाएं देख लेना। इकोनॉमिक सर्वे में आपको योजनाओं की करंट स्थिति मिल जाएगी, जैसे कि कितनी धान की खरीदी हुई, कितना कृषि सेवा केंद्र है, धान खरीदी केंद्र कितने हैं, कितनी क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, वो चीज़ें रट के जाना, सीधे एग्जाम में पूछता है। इन चीज़ों को आप छोड़ के नहीं जा सकते। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे में आपको वो कृषि वाला पोर्शन भी मिल जाएगा, मिनरल्स वाला पोर्शन भी मिल जाएगा। देख लेना कि भाई कौन से जिले में किस फसल की पैदावार ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है ना। और एक वो यार जो बोला मैंने अलग अलग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन वाला, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है वो देखना, कि कि लगातार घटता हुआ है, लगातार बढ़ता हुआ है, या चेंज नहीं हो रहा है। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा सा एनालाइज कर लेना 4-5 साल का कि ट्रेंड क्या रहा है ना। अब देखते हैं आपका कि इन सब पोर्शन को आपको अप्रोच करने की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, है ना। अभी सारे सिलेबस से मैंने आपको क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट कवर करनी है वो मैंने बता दी।
अब रिलैक्स होके ये सोचिए कि इन चीज़ों को कैसे अप्रोच करना है। पहली बात तो दिमाग से डर निकाल दीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, आत्मविश्वास रखिए, अभी तक आपने मेहनत की है। और मेन बात है, अभी जो भी किया है, आने वाले समय में, आने वाले इन दिनों में एग्ज़ाम तक आप जो करेंगे वही डिसाइडिंग होगा। अभी तक जो किया है वो सब हो चुका, भूल जाओ उसको। अभी जो मेहनत करोगे वही आपको एग्ज़ाम की लाइन जो है क्रॉस कराएगा, है ना। कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम को, एक आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं जो मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने सीखा और जो इस एग्ज़ाम को अप्रोच करने के लिए रिक्वायर्ड है। पहली चीज़ हो जाएगी कि आपको कितने घंटे पढ़ना है ना यार। अब कोई बोलेगा कि भाई मेरे को 4 घंटे पढ़ना है, मेरे को 8 घंटे पढ़ना है, मेरे को 16 घंटे पढ़ना है। जिसको जो जितने विवेक से जितना ज़्यादा पढ़ सकता है उसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन यार ये एग्ज़ाम ना सिर्फ और सिर्फ ना आपका सिर्फ और सिर्फ जीनियस या ब्रिलियंस का एग्ज़ाम नहीं है। ये हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी और पेशेंस का एग्ज़ाम है। अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं मेंटेन करोगे तो अगर शायद बहुत जीनियस होगे ना तो भी शायद, देखो एक्सेप्शन हर केस में होते हैं, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा। लंबा एग्ज़ाम है, टाइम लगता है ना। तो कैसे अप्रोच करना है ये देखें अगर, तो यार मुझे लगता है कि किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी एस्पिरेंट को मिनिमम 8 घंटे प्रोडक्टिव एग्जाम के 2 महीने पहले तो निकालने ही चाहिए। 8 घंटे पढ़ने नहीं बोल रहा हूं मैं, 8 घंटे आपको प्रोडक्टिव निकालने हैं। अगर आप 8 घंटे में 8 घंटे प्रोडक्टिव निकाल लेते हो, बहुत वेल एंड गुड। अगर आपको वो 8 घंटे प्रोडक्टिव निकालने हैं, 12 घंटे में निकालते हो, 14 में निकालते हो, 8 घंटे निकालना है। इस 8 घंटे में खाना पीना, नहाना धोना, उठना, आजू बाजू बात करना, समोसा खा के आना, चाय पी के आना, ये सब काउंट नहीं होगा। 8 घंटे आपको प्रोडक्टिव निकालने हैं, ठीक है। अब इस 8 घंटे का एलोकेशन कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, वो देखूंगा, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है, मैं देखूं फिर से, कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, है ना। देखो, अगर आपको, सबसे पहली बात तो मैं आपका जो कोर, आपकी जो हैबिट है उसको अभी चेंज करने के लिए नहीं बोलूंगा, है ना। जो आप एकदम से कंफर्टेबल हैं उसमें, उसको चेंज नहीं कर सकते तो मत कीजिए। फिर भी मैं एडवाइस करूंगा, अगर आप एक दिन में कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट पैरेलली लेके चलें, उनको साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। ये बोल क्यों रहा हूं, आप एक दिन में यार 10-12 घंटे की सिटिंग निकाल रहे हो, 8 घंटे प्रोडक्टिव निकाल रहे हो, दिमाग हो जाता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते सैचुरेट, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, आपको लगेगा निपट गया मेरा 2 दिन लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, तो लेकिन आपको कितना रिकॉल, दिमाग में बैठ कितना रहा है, रिकॉल कितना कर पा रहे हो, वो मैटर करता है। और कुछ भी बोलो, हर आदमी का दिमाग जो है, एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 3-4 घंटे बाद सेचुरेट हो जाता है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी है इसके लिए कि आप एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट उठा लो। जैसे कि आइडेंटिफाई कर लो कि भाई एक सब्जेक्ट इंडियन जीएस से उठा लो, एक सब्जेक्ट सीजीजीएस से उठा लो, और एक यार मैं बोलूँगा करंट अफेयर तो पढ़ो ही पढ़ो, दिन में रोज। करंट अफेयर पढ़ने के लिए मैं बोलूँगा बेस्ट टाइम कर लो या तो सुबह सुबह दिन की शुरुआत में या दिन के अंत में। होता क्या है, धीरे धीरे से दो दो तरह का लॉजिक है यार। गाड़ी गर्म होने में टाइम लगता है, थोड़ा सा गाड़ी ठंडी है तो उस टाइम करंट उठा लो, आधा 1 घंटा करंट पलटा लो, फटाफट 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 सारा कुछ पढ़ दो सुबह सुबह। उसके बाद मेन सब्जेक्ट उठा लो। या तो आपने रात में 10 बजे तक पढ़े, 11 बजे तक पढ़े, उसके बाद दिमाग हो गया थक गया, अब नहीं हो सकता, जहां पे लगे अब नहीं हो सकता है, एक काम करो, कोई भी मैगजीन उठा लो करंट अफेयर की, वो रिपीटेशन में पढ़ना है यार, करंट अफेयर की मैगजीन वो उठा लो और आधे 1 घंटे में उसको निपटा दो, जहां पे नींद आई सो जाओ, है ना। तो 2 to 3 सब्जेक्ट इन अ डे वाली स्ट्रेटजी रखो, ये बेनिफिशियल होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि आप दिन का टाइम टेबल कैसे बांटते हो, किस सब्जेक्ट को कितना देते हो, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अभी तक आपने जो एनालिसिस कर लिया है अपना, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको समय देना है या ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, और कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है, इसको कम टाइम दे के भी आप कर सकते हो। लेकिन कुल मिला के बात वही आती है कि 8 आवर प्रोडक्टिव आपको दिन में निकालना है। टाइम टेबल आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए, लेकिन आपको 8 घंटे निकालने ही निकालने हैं, है ना, जरूरी है यार।
अब ये चीज़ें हो गई, आपकी पढ़ाई का पार्ट हो गया, इसमें पढ़ाई हो गई। अब इसके बाद पढ़ाई करने के साथ साथ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इस स्टेज में आके मैं आपको एक एक चीज़, बहुत चीज़ स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। यहाँ पे आप अपने स्टडी के जो सोर्सेस हैं ना, जो मटेरियल हैं, उनको सीमित कीजिए, लिमिटेड कीजिए। ठीक है, सोर्स लिमिटेड कीजिए और रिवीजन अनलिमिटेड कर दीजिए। क्योंकि नए नए सोर्स से पढ़ोगे, नया नया सोर्स से पढ़ने का टाइम अब जा चुका है। जो सोर्स आप पढ़ चुके हो, जिनसे आपकी बार बार पढ़ाई हो चुकी है, उन्हीं को बार बार आप पढ़ाई कीजिए, उन्हीं को पलटिए। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करोगे तो वही वाली बात होती है, आगे पार्ट पीछे सपाट। एक हफ्ते कोई चीज़ पढ़ी थी, उसको 2 हफ्ते नहीं टच करोगे, लगेगा कि दिमाग से निकल ही गया है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। टेस्ट सीरीज देने बैठोगे, कुछ याद ही नहीं आएगा। तो एक हैबिट बना के चलो, अपनी जो आपकी याद रखने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से। चाहो तो हर दिन रिवीजन करो, हर दिन आप 1 घंटा अलोकेट कर दो रिवीजन को। और अपना सोर्स जितना लिमिटेड रखोगे ना, रिवीजन उतना ही आसान होगा। अगर 5 किताबें फैला के रखोगे, उन सब से रिवीजन करने बोलोगे यार, तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। सोर्स लिमिटेड रखो, आपके नोट्स लिमिटेड रखो, उनको ही पढ़ो। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं बोलूँगा पूरी इंडियन हिस्ट्री आधे घंटे में रिवाइज हो जानी चाहिए। इंडियन पॉलिटी आधे पौने घंटे में पूरा पूरा रिवाइज कर दो। तो इस तरह रिवीजन इस तरह से होना चाहिए। रिवीजन ऐसा नहीं कि फिर लेके बैठ गया पूरा सब्जेक्ट, है ना। तो रिवीजन मल्टीपल टाइम करना है, अनलिमिटेड टाइम आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से रिवीजन कर लो। जैसे मैं आपको एडवाइस करूंगा यार, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो पहले बार में क्या करो, जैसे कि हम अपना छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है, उसमें हर टॉपिक पढ़ के बाद हम लोग एक एमसीक्यू दे देते हैं, है ना। तो वही टॉपिक कोई भी पढ़ रहे हो, वैसे ही आप उस टॉपिक के एमसीक्यू तुरंत के तुरंत लगा लो। उसके बाद टॉपिक खत्म होता है पूरा आपका, या पूरा सब्जेक्ट खत्म होता है, तो उसके बाद सब्जेक्ट बेसिस आप टेस्ट लगा लो उसके, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पोर्शन आप सही से अटेम्प्ट कर पा रहे हो और कहाँ पे गड़बड़ा रहे हो। रिवीजन बार बार करते चलना है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी मेथड आपको वो लगे। नेक्स्ट आपका आता है, रिवीजन के बाद आता है टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज के मामले में हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट बनता है। टेस्ट सीरीज के सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं कि सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट सीरीज देना आवश्यक है। मैं आपको अभी बोलूँगा, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट सीरीज मत दो। टेस्ट सीरीज दो, इसलिए दो कि वो 2 घंटे 22 फरवरी को जो एग्जाम हॉल में जो आप करोगे ना, उसकी प्रिपरेशन के लिए आप टेस्ट सीरीज दो, कि वहां पे आप कैसे पेपर को अप्रोच करोगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। आपके जो पोर्शन नहीं पढ़े हैं, कुछ नए टॉपिक हैं, वहां टेस्ट सीरीज के माध्यम से देख लोगे। बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज नहीं देना, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 3-4 जरूर दे देना एग्जाम के पहले। टॉपिक वाइज जब आपको कंफर्टेबल लगता है, उस हिसाब से उतने टेस्ट देना। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेस्ट देना कैसे है। जैसे कि अभी मैं आपको एडवाइस करूंगा, एग्जाम सेंटर में जाके टेस्ट देना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत आपका एनर्जी सक करता है। तो बेहतर है घर में ही आप बिल्कुल 2 घंटे का बिल्कुल माहौल बना के, वैसे ही उसी तरीके से जैसे होता है OMR शीट लेके, गोला भरने वाला, वैसे ही लेके पूरा पूरा टेस्ट, जैसे आप एक्चुअल एग्जाम देख रहे हो वैसे अटेम्प्ट करो। इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो आपको एग्जाम आपको किस तरीके से देना है उस तरह के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, है ना। दूसरा, आप OMR शीट भरना बहुत बड़ा काम होता है यार। लगता है कई लोगों का होता है कि क्वेश्चन ऊपर नीचे लग गया, 1-2 क्वेश्चन तो क्वेश्चन आंसर सही लगाए हैं, लेकिन गोला भरने में गलती कर दिए, वो हो गया। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, तो रिकॉल करने का हैबिट आ जाएगा आपको, वहां पे टेक्निक पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सीखना है ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक। ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में 2 ऑप्शन, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसके बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन अगर उसके 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे हो, तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। समझ रहे हो। और ये चीज़ें आप, ये टैलेंट या ये स्किल डेवलप कर पाओगे जब मल्टीपल टाइम आप टेस्ट सीरीज दोगे, तो ही आप इस चीज़ को कर पाओगे। लेकिन वही बार बार चीज़ बोल रहा हूँ यार, टेस्ट सीरीज को एग्ज़ाम के माहौल टाइम में देना। कोशिश करना जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है आपकी, पेपर 1 पेपर 2 की, जिसका भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसी टाइम पे बैठो। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है यार, अपना शेड्यूल सुधार लो अब।
ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, सुबह जल्दी उठो, ये नहीं। लेकिन एग्जाम आपका 10 बजे से है तो हैबिट बना लो यार, अब 7 बजे उठना ही उठना है और दोपहर में नहीं सोना है। दोपहर में रेस्ट करने का आदत खत्म कर दो और सुबह जल्दी उठना, एटलीस्ट 7 बजे उठना शुरू कर दो, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल पहुंचने में देर हो जाओगे, नहीं पहुंच भी जाओगे तो नींद आती रहेगी। तो टाइम पे अपना शेड्यूल ठीक कर लो, इस चीज़ को सही गांठ बांध लो। और टेस्ट सीरीज आप देते रहो, बहुत ज़्यादा नहीं देना। टेस्ट सीरीज के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट मत होना। अगर अच्छा रिजल्ट आया, अच्छे नंबर आए तो अति उत्साहित मत हो जाना कि मेरा तो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। बहुत लोग देखे हैं मैंने पूरे साल भर टेस्ट सीरीज में टॉप करते हैं, मेन एग्जाम होता है ठन ठन गोपाल हो जाता है। बहुत लोग देखे हैं एग्जाम में खराब करते हैं टेस्ट सीरीज में, लेकिन मेन एग्जाम में ठीक करते हैं। ठीक है। टेस्ट सीरीज में यहाँ पे आपको मेन अपना दिमाग को ट्रेन करना है कि कैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं, ना उससे डिसअपॉइंट होना है कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं, क्योंकि यार अभी और टाइम बचा है, टेस्ट दे रहे हो, यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी अब इवैल्यूएशन बंद कर दो, अब हो गया है ना। तो इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज को अप्रोच करो। इसके बाद मैं आपको बोलूँगा, अब सब चीज़ें हो गई, आपकी तैयारी हो गई, टेस्ट सीरीज दे लिया, सब कुछ हो गया है ना। थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा अपना भी ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने दिमाग का ध्यान रखो। इतना पढ़ने के बाद अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखो, अपने कॉन्फिडेंस को डिगने मत दो। आपने तैयारी की है, आपने मेहनत की है, चीज़ें होंगी। हर किसी को, इवन टॉपर को भी एग्जाम के पहले यही ही लगता है कि थोड़ा 2-4 दिन और मिल जाता मेरे को तो मैं और अच्छा कर जाता। टाइम कभी पूरा नहीं पड़ता। तो ठीक है, हो गया जो होना था हो गया, कोई बात नहीं। रिलैक्स करो, अपने घर वालों से बात करो, इष्ट मित्रों से बात करो, थोड़ा रिलैक्स करो। वो वाले इष्ट मित्रों से थोड़ा बात करना कम कर देना यार अभी, है ना। पिक्चर देखना, पार्टी देखना कुछ टाइम के लिए रोक दो। और जो आपका पढ़ने का आर है उसको 8 घंटे तो आपको मिनिमम रखना है। इसको एग्ज़ाम पास आते आते जितना बढ़ा सको उतना रखो। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं दिन में उसको 10-15 मिनट उसके लिए निकालो, थोड़ा रिलैक्स करो, खुद को भी थोड़ा आराम दो। 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लो। नींद से कॉम्प्रोमाइज मत करो यार, इस चीज में कॉम्प्रोमाइज करोगे दिमाग ढंग से फंक्शन नहीं करेगा। आपको लगेगा 1 घंटे एक्स्ट्रा निकाल लिए मैंने, लेकिन वो चीज मतलब की नहीं है। नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, अपने दिमाग को शांत रखो। सब हो गया, आप सब चीज कर लिए हो, अच्छे से पढ़े हो, रिलैक्स रखो, अपने पे ट्रस्ट करो। और अब आ जाएगा आपका डी डे, एग्जामिनेशन डे। एग्जामिनेशन डे में आपको क्या करना है वो चीज़ें हल्का सा देख लो। जो पीएससी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम देने पहुंचिए, टाइम पे पहुंचिए, सही वेशभूषा रखिए अपना। अब यहाँ तक आपने जो किया है वो हो गया है, ये अगले 2 घंटे में आप जो करने वाले हो वही चीज़ें आपकी निर्णायक है। बोलते हैं ना कि जो अंत तक टिकता है वही इतिहास लिखता है वाली बात है, वैसा ही है। अंत तक टिके रखना है, अंत तक अपना विश्वास, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। एग्जामिनेशन हॉल में जाना, सही तरीके से सारी डिटेल्स भरना। उसके बाद जो ओएमआर शीट भरना होता है आपका आंसर वाला, किस तरीके से भरना है वो जो टेस्ट सीरीज लगाए थे आप उस पॉइंट पे डिसाइड कर लेना कि हर क्वेश्चन के बाद मैं गोला भरूंगा या मैं पूरा पूरा पहले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसके बाद भरूंगा। ये आप वहीं पे डिसाइड कर लेना। पेपर देखने के बाद पैनिक नहीं कर जाना कि पेपर बहुत हार्ड आया है, बहुत इजी आया है, हार्ड आया है, सबके लिए आया है, इजी आया है, सबके लिए आया है। अननेसेसरी ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं करना। एग्ज़ाम आपको पेपर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर किस तरह का है, इजी है, हार्ड है। उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन बनाते चलना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले राउंड में सारे वो क्वेश्चन बना लीजिए जिनके आंसर आपको पता है। 100 क्वेश्चन है, मान लीजिए आप 40 से 50 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में बना लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक पे जाइए और आपको जितना लगता है एग्जाम जिस तरह का आया है, पेपर इजी है, हार्ड है, उसके हिसाब से उतने क्वेश्चन बनाइए। अगर आपने एक टाइम के बाद अगर आप क्वेश्चन बना चुके हैं, जितने आपसे बनते हैं आप डिसाइड कर चुके हैं, उसके बाद भी समय बचा है, तो अननेसेसरी ज़्यादा क्वेश्चन फालतू के अटेम्प्ट मत कीजिए और विश्वास रखिए अपने आप पे।
एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। लास्ट तक लड़ते रहेंगे, लास्ट तक अगर आप मैदान नहीं छोड़ेंगे तो जीत आपकी सुनिश्चित है। ये रणनीति फॉलो कीजिए जितना बनेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का पोर्शन हो गया, इन्वायरमेंट का पोर्शन हो गया, साइंस वाला पोर्शन हो गया, वो हम आपको करा देंगे। ठीक है, उस पर भरोसा रखिए और अपने आप पे भरोसा रख के एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, होपफुली आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। और कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए हमारे एंड से, प्लीज़ आप आइए, वी विल लव टू हेल्प यू। ठीक है, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।